हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार, विराट एजुकेशन हब की तरफ से। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर हमारा था मोशन, और उस मोशन चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा था, और इसके बाद उसके टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ा हुआ था। भाई हर्ष की शादी हुई थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, हर्ष की वाइफ थी ना। ठीक, बहुत अच्छे। तो ये चीजें हमारी हुई थी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे बताया था पिछली क्लास में कि हम जब मोशन पढ़ेंगे तो मोशन को आगे बढ़ाते हुए जब टॉपिक को चलेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हेडिंग है जिसको हमें जानना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम लोग उस महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा एक होता है स्टूडेंट महत्वपूर्ण हेडिंग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्लास कौन सी है। क्लास है भैया आपका 9। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। ठीक है, चलिए। और चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर है आपका मोशन यानी गति। मोशन यानी गति चैप्टर है। ठीक, इसमें हम लोगों ने मोशन वगैरह के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? दूरी के बारे में, यानी डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। जरा देखना स्टूडेंट्स, होता क्या है जब कोई गतिमान वस्तु किसी पथ पर किसी रास्ते पर चल रहा है और चलते हुए वह कुछ लंबाई तक जाता है, जो लंबाई पथ की जितनी भी लंबाई वह गति करता है, चलते हुए जाता है, वह उस पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? आपका दूरी कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आइए नोट करते हैं स्टूडेंट्स। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दूरी कहते हैं। ठीक ना। अब जरा यहां पर एक और इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम। उसको लिखने से पहले कुछ चीजें यहां पर आपको समझनी होगी। क्या समझना है जरा ये भी हम लोग देखते हैं। हमें समझना ये है कि दूरी किसे कहते हैं। जरा देखो, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, वह क्या करता है कि अपने घर से कार लेके निकलता है। क्या लेके निकलता है? कार लेके निकलता है। और वह क्या करता है बच्चे? बिंदु ए, मान लो मेरे घर जो है इसका बिंदु ए पे है, बिंदु ए से कहां पहुंच जाता है? बिंदु बी पर पहुंचता है। और फिर उस कार को लेके वह घूम जाता है, बाई तरफ पहुंच जाता है। ठीक, और फिर वो घूम जाता है कहाँ? आपका इस तरह से आगे ही घूम जाता है। अब होता क्या है बच्चे कि यह जो आपका बिंदु ए से बी जाता है, बी से कहां पर आता है? सी पर आता है, और सी से फिर कहां पहुंच जाता है? टी पर पहुंचता है। मान लो पहली बार यह जो दूरी तय करता है वह 10 मीटर का तय करता है, और यह कितना करता है? यह 5 मीटर का करता है, और यह जो करता है यह कितने करता है? 6 मीटर की दूरी तय। ठीक है, यहीं पे आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी जो होगी वह दूरी आपका किसके किसके बीच निकालना, दूरी आपको ए और बी, ए से लेकर के डी तक वह कितनी दूरी तय किया, तो आप क्या कहोगे भैया? पहले पथ की लंबाई कितनी है? ए और बी। ए बी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। बीसी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। और सी डी की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। यही लंबाई ही तो तय की गई लंबाई ही तो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है ना। बातें समझ में आ रही है? ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 10 5 15 15 और 6 कितना होता है आपका? 21 होता है। 15 6 21 मीटर की यह दूरी क्या करेगा? तय करेगा। बात समझ में आ रही है ना भैया? तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का, बिंदु ए और बिंदु बी का, है ना, दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। भैया अभ्यास समझ में आ गया? लो क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज भाई, इस दूरी को बताने के लिए क्या आपने कहीं दिशा का नाम लिया है? कहीं दिशा बताया कि नहीं भैया ये जाओ, इस दिशा में जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ,
21 मीटर आपको बताने के लिए आपने क्या बताया क्या कि पहले भैया ये कहाँ गया, पूरब गया, फिर इसके बाद ये आया आपका साउथ की तरफ, फिर इसके बाद ये आया ये आपका वेस्ट की तरफ, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं। जब आपने ऐसा नहीं बताया है, आपने केवल बता दिया दूरी तय किया है कितना, 21 मीटर की दूरी तय किया, तो भैया ये बता दो क्या दूरी बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है? तो आप कहोगे नहीं, दूरी बताने के लिए, दूरी प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अब एक चीज आप बताओ जरा मुझे कि जब आप लोग यहाँ पे पढ़े हो कि पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चा? दूरी कहते हैं। यहाँ आप केवल और केवल परिमाण बता रहे हो, यहाँ पे आप दिशा नहीं बता रहे हो। तो आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो जरा मुझे बताइए कि यह कौन सी राशि है जिसमें केवल और केवल परिमाण बताना पड़ता है, दिशा बताने की जरूरत नहीं है? तो यह कौन सी राशि हो जाती है? आपका अदिश राशि हो जाती है। कौन सी राशि हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे? दूरी, दूरी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बात समझ में आ रहा है? दूरी कैसी राशि होती है? दूरी आपकी अदिश राशि है ना? क्लियर हुआ? आगे आगे क्या होता है बच्चे, और कुछ पॉइंट हम नोट करते हैं। चलो आगे देखो भाई। अच्छा बताइए जरा मुझे, क्या आपका दूरी कभी शून्य हो सकता है? क्या आपकी दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं भाई, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जरा देखो कैसे नहीं, हम कैसे मान ले, हम तो प्रूव करेंगे भैया इस बात। जैसे मान लो आप अभी यहाँ पर बिंदु ए पर केवल खड़े हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितनी दूरी तय किया, हाँ भैया दूरी तय किया है क्या? नहीं, कुछ दूरी ही नहीं तय किया है। मैंने कहा क्या? दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई, पथ की लंबाई को ही, दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण पथ की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। तो जब भैया बिंदु ए ही केवल एक ही जगह पर है, तो क्या आप इसे दूरी कहेंगे? नहीं ना, ये दूरी है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूरी कभी भी, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ भैया कि आपका जब दूरी शून्य नहीं हो सकता तो क्या ऋणात्मक हो सकता है? अरे भैया शून्य नहीं होगा तो ऋणात्मक कहां से होगा? हा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? यह है, यह है ऋणात्मक, यह ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। यह केवल, यह मतलब भैया क्या? दूरी यह केवल धनात्मक होता है, धनात्मक होता, आप समझ रहे हो? या ना तो जीरो हो सकता है और ना ऋणात्मक हो सकता है, या केवल और केवल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या इसका मान, इसकी वैल्यू, फिर दूरी का जीरो नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, या केवल और केवल क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा एक पॉइंट और, एक पॉइंट यह भी बनता है कि आपका जो दूरी है, दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? यम से डिनोट किया जाता है, यम से है। आप समझ रहे हो भैया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिख रही है, उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे। चलो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अलग अलग पथ की दूरी अलग अलग हो सकती है और अलग अलग पथ की दूरी समान भी हो सकती है ना भैया? जैसे मान लो, कैसे बात करें कि हमारे, मान लो आपके, आपका घर से ननिहाल का एक रास्ता है और फिर घर से मौसी के यहाँ का एक रास्ता है। दो पथ हो गए, अलग अलग पथ है, नहीं भिन्न भिन्न पथ है कि नहीं? इनकी लंबाई, इनकी दूरी भी तो अलग अलग होगी। घर से ननिहाल अलग है, घर से मौसी का घर अलग है, उसकी लंबाई क्या है? अलग है। इसकी लंबाई क्या है? अलग है। मौसी के यहाँ का, नानी के यहाँ पहुंचेंगे तो अलग दूरी तय करना पड़ेगा, मौसी के यहाँ पहुंचेंगे तो अलग दूरी तय करना पड़ेगी। बातें क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही होगी भाई। अब देखो, अब हम आगे यहाँ पर ये बात करते हैं कि हो सकता है जहां जितनी दूरी पर
मौसी का घर है वहीं पर बुआ का भी तो घर हो सकता है ना, या फिर जितनी दूरी पर मौसी का घर है उतनी ही दूरी पर बुआ का भी घर होगा। तो पथ अलग अलग हैं लेकिन दूरियां क्या हो सकती है, समान हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो यही तो बात लिखना है भाई, क्या लिखना है, भिन्न भिन्न पथ की लंबाई, भिन्न भिन्न पथ की लंबाई अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, हो सकती है। ठीक। और और भिन्न भिन्न पथ की लंबाई समान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। बोलो भैया, बात समझ में आया, कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर कहानी समझ में आ गई है तो फिर बात आपका सही है बच्चों, ठीक है ना। ठीक, इसको नोट कर लो भैया। नोट करने के बाद, नोट करने का मतलब होता है स्क्रीनशॉट ले लो, लगाओ, कॉपी लेके खींचना मत शुरू कर देना। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फट से तुरंत। चलो आगे देखो, अब हम यहाँ पर अगला हेडिंग पढ़ेंगे। अगला हमारा हेडिंग क्या है, अगला है विस्थापन। क्या है जो, विस्थापन। विस्थापन के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, विस्थापन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि विस्थापन क्या होता है। आइए देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा होता है विस्थापन। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नाम से। ठीक, अब यह जो विस्थापन है, इस विस्थापन के बारे में भी समझेंगे, है ना भैया। चलो, आप जो है मान लो कहीं बहुत दूर अपना एग्जाम देने जा रहे हो, कोई परीक्षा देने जा रहे हो, इसमें आपको जानते हैं भाई यूपीपी का पेपर होने वाला है ना, या फिर हो रहा है, कल से होगा। तो अब क्या होगा कि लोगों का अलग अलग जगह सेंटर गया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर गया है, किसी को कुछ पता ही नहीं हमारा सेंटर कहाँ है, वो जाएगा वहां पर ढूंढेगा, तो कई लोगों से पूछेगा, उसके बारे में जानेगा। मैं तो समझदार होगा तो क्या यूज करेगा, गूगल मैप यूज करेगा ना। ठीक, तो उसी तरह से आपका होता क्या है बच्चे कि यह जो विस्थापन को जरा समझिए, होता क्या है भैया, होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि आपका एक व्यक्ति पेपर देने गया और उसको रास्ता वहां का पता नहीं था। वो किसी एक बार किसी एक व्यक्ति से पूछता, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता, सब लोग अलग अलग रास्ता बताते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, कहता है कि मुझे कोई सटीक रास्ता बताओ, कोई जल्दी से पहुंचने वाला रास्ता बताओ और जिसमें हमें समय भी कम लगे। तब एक बहुत बुजुर्ग टाइप के इंसान मिलते हैं, बताते हैं, कहते हैं भैया कि ये जो आपका पूर्व वाला रास्ता है, पूर्व दिशा वाला रास्ता है, इसको पकड़ करके सीधे आप निकल जाओ, आप पहुंच जाओगे अपने सेंटर पर, आप एग्जाम देने अपने सेंटर पर पहुंच। तो उसको दादाजी ने क्या बताया, दिशा के साथ में भी बताया कि यह दूरी, इतनी दूरी आप तय करते हुए जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, छोटी दूरी है, कम समय में यहां पहुंच जाओगे। तो यही बात तो यहाँ पे विस्थापन में भी होता है। विस्थापन में क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की पथ की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चा, दिशा की भी जरूरत पड़ती है ना। तो चलिए अब हम इसको नोट करते हैं एक एक करके। नोट करेंगे, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, के द्वारा तय, इस गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा ऋजुरेखी पथ पर या सरल पथ पर, ऋजुरेखी ऋजुरेखी पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की न्यूनतम न्यूनतम लंबाई, इस गतिमान वस्तु के द्वारा ऋजुरेखी पथ की न्यूनतम लंबाई जो जो प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम, अंतिम बिंदु की न्यूनतम
लंबाई, न्यूनतम लंबाई होती है, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे। जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई होती है, बिजली की पत्ती न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अभी अभी आप लोगों ने इमेज एक बनाया था इस तरह से, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग जरा देख लीजिएगा। इस तरह से बनाया हुआ था, क्या क्या था भैया, 10 मीटर का था, या कितना था, 5 मीटर का था, ठीक। सपोज जहां तक मुझे लग रहा है यह क्या होगा, 6 मीटर। इसका नाम आपने ए रखा था, इसका नाम आपने बी रखा था, इसका नाम सी रखा था, इसका नाम क्या रखा होगा, डी रखा हुआ था। इस तरह से तो होता क्या है कि यहाँ पर जब वह चाचा जी थे, तो चाचा जी ने उन्हें सटीक रास्ता बताया, लेकिन बाकी लोग क्या कहते थे, भैया ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ। कोई कहता था नहीं, ए से पहले सी चले जाओ, फिर सी से फिर कहां चले जाओ, डी चले जाओ। कोई कहता था नहीं भैया आप क्या करो, ए से डायरेक्ट कहां पहुंच जाओ, डी पहुंच जाओ। ये कौन बताया, चाचा जी ने क्या बताया कि भैया यहां से यहां आप पहुंच जाइए और सीधा एक रास्ता पकड़ के जाइए। तो मैंने क्या बताया, ये कौन सी बिंदु है, प्रारंभिक, ये कौन सी बिंदु है, अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन। इतना बड़ा कहानी याद करने से अच्छा है कि एक छोटी सी कहानी याद कर लो, प्रारंभिक, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, है ना भाई। क्या कहते हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो यह प्रारंभिक बिंदु है, यह कौन सी अंतिम बिंदु, इसको क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यह न्यूनतम लंबाई हो जाती है, इसी को कहा जाता है क्या, आपका विस्थापन कहा जाता है। एक तरह से और प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तरह से और बता सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं इसमें से केवल कह सकते हैं दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य, मध्य की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने दूरी में लिखा था कि दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर दूरी कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये कुछ आपके इसकी परिभाषा बन गई। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी समझेंगे, है ना बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बारे में, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम करेंगे, सीखेंगे। तो भैया देखो, यहाँ पे चाचा जी ने जो बताया होगा, तो ए से डी जाने के लिए क्या करते हैं, वह दिशा भी बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर लो, क्या नोट करोगे, विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, क्या भाई, यानी दिशा की भी जरूरत पड़ती है विस्थापन में। विस्थापन में किसकी जरूरत होती है, विस्थापन में डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए भैया, डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, दिशा। अब भाई जब दिशा बताओगे तो दिशा के साथ में परिणाम भी बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण। तो यह कौन सी राशि बन जाती है भैया, आपकी सदिश राशि बन जाएगी, जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसी राशि को क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है ना भैया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको आपका इरेज करते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सीखते हैं, इसके विस्थापन के लिए, ठीक। अच्छा चलो, अगली बार से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम देंगे, ठीक ना। चलो देखो भाई, पता क्या है कि यहाँ पर आपका विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमें जानना है। तो चलो पहला देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आपका पहला बिंदु ये विस्थापन को बताने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है।
दूसरा पॉइंट, विस्थापन सदिश राशि होता है। क्यों सदिश राशि होता है? क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। जो दूरी का मात्रक होता है, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? नियम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो, अब आती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है भैया? विस्थापन, विस्थापन शून्य, शून्य नहीं, पहले ऋणात्मक, विस्थापन ऋणात्मक, शून्य तथा जीरो, शून्य तथा धनात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है भाई। इसमें नहीं हो सकता था कि धनात्मक होता था। इसमें विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। तो फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि कैसे कोई विस्थापन आपका धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भैया कैसे आप आपका संभव है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को रिलीज कर दिया जाए, फिगर रिलीज कर देते हैं, फिर यहाँ पर समझते हैं। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी हो सकता है आप ये रिलीज कर रहे हो। तो अब होता क्या है भैया, हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ऋणात्मक हो सकता है, कैसे धनात्मक हो सकता है और कैसे ये आपका शून्य हो सकता है। जैसे मान लो आप क्या करते हो कि आप अभी अपने कहाँ हो बच्चा, अपने जमीन पर खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े होकर के मस्त एकदम मुस्कुरा रहे हो, ठीक ना? ऐसे मुस्कुरा रहे हो आप, मस्त खड़े होकर। आप क्या करते हो बच्चा, एक पत्थर ग्राउंड से उठाते हो और उठा करके उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हो। क्यों? और जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंक दिए तो अब वह नीचे भी तो आएगा। क्या नीचे यहां से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नीचे तो आएगा ही आएगा। अगर मान लो इस तरह से ऐसे सीधे फेंकते हो तो सीधे ऊपर जाएगा और सीधे नीचे आएगा भैया। तो यहाँ पर जरा देखना, यह आपका बिंदु ए है और यह क्या है? बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी का मान लो जो ऊंचाई है वह ऊंचाई एच है, एच ऊंचाई तक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी कितनी होगी, अब देखो यह वस्तु ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा? यह वस्तु नीचे भी आएगा। और जब यह वस्तु नीचे भी आएगा तो इसकी जो कुल दूरी होगी, मैंने बताया था पथ की संपूर्ण लंबाई, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, तो यानी दूरी कितनी हो जाएगी? एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, तो क्या हो गया भैया? आपका 2h हो जाता है। दूरी कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन बराबर क्या होता है? प्रारंभ अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये भैया, ये बताओ, अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, यानी आपका अंतिम बिंदु भी यह ऊंचाई है और प्रारंभिक बिंदु भी यह ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा? यह शून्य हो जाता है, एक हो जाता है। दोनों क्या होते हैं? आपका एक ही स्थान पर होते हैं। और जब दोनों एक ही स्थान पर है तो क्या कोई विस्थापन आपको मिलेगा? आपको कोई विस्थापन नहीं मिलता है। जब आपको कोई विस्थापन नहीं मिलता है तो कैसे आप कह सकते हो कि विस्थापन आपका यहाँ पर 2h होगा? विस्थापन क्या हो जाता है? विस्थापन आपका 0 हो जाता है। बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई भैया? बताइए। अगर चीजें समझ में आ गई है तो फटाफट इसको नोट कर लो और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लिया? इरेज कर दे इसको, आगे चले। अब क्या तो हो गया जीरो की बात। किसकी बात हो गई? जीरो। अब हम ऋणात्मक की बात समझते हैं। ऋणात्मक कैसे हो? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभ, प्रारंभिक बिंदु, शॉर्ट हम लिखे ना प्रारंभ। एक बच्चों, एक व्यक्ति है, बिंदु ए से वह बी तक जाता है। ए से जाता, कहां से जाता है? ए से बी की ओर जाता है, ए से बी की ओर बढ़ जाता है। जब वह ए से बी की ओर जाता है तो वह 15 मीटर की दूरी तय, ठीक, कितनी दूरी तय करता है? 15 मीटर की यह दूरी तय करता है।
तो हम लोग जानते हैं अगर ए से बी का हम क्या निकाले, विस्थापन निकाले, तो हमारा विस्थापन और दूरी दोनों यहाँ पर क्या होगा, समान ही होगा ना भाई। ए से बी की ओर विस्थापन कितना होगा, विस्थापन हो जाएगा अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, है ना भाई। अंतिम बिंदु कितना है भैया, अंतिम बिंदु आपका 15 मीटर है। अंतिम बिंदु पर कितना हो जाता है, इधर से जब जाएगा तो यहाँ 15 मीटर हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और प्रारंभिक बिंदु कितना है, जब यहाँ पे था तो क्या था, 0 था, -0। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर यह कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। लो भैया ये धनात्मक वाली बात सिद्ध हो गई। कौन सी वाली बात सिद्ध हो गई, धनात्मक, यानी जिसकी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। जब ऋणात्मक समझते हैं कि जब आपका व्यक्ति बी से किसकी तरफ आता है, ए की तरफ आता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, बी से ए का विस्थापन क्या होगा। अब आप लोग जानते हो बच्चा कि बी अंतिम बिंदु है और ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन हम लोग जानते हैं कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। तो भैया एक चीज बताओ, अंतिम बिंदु कितना है यहाँ पर आपका, है ना, क्या है यहाँ पर आपका अंतिम बिंदु। अब यहाँ पर कितना है, बी, और प्रारंभिक कितना है, ए। किसके लिए था, ए से बी के लिए। लेकिन जब बी से ए की तरफ आएगा तो अब जरा मुझे ये बताओ भैया, आपका जो अंतिम बिंदु है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। और जो प्रारंभिक बिंदु है और वह अब कितना हो जाएगा भैया, कितना दूरी तय हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, 15 मीटर। तो आ गया किसमें बच्चा, ऋणात्मक आ गया। यह वैल्यू किसमें आएगा भैया, यह वैल्यू आपका है। तो इसीलिए कहते हैं विस्थापन आपका धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, और क्या होता है, धनात्मक। बातें समझ में आई, विस्थापन क्या क्या हो सकता है। तो चलो बच्चों, आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अब हम आगे का जो स्टडी है, जो टॉपिक है, इसमें हम 1-2 न्यूमेरिकल भी आप लोगों को लगवाएंगे ना, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।